गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं रोहित प्रताप सिंह एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आरआर क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज हम लोग फर्स्ट सेमेस्टर का पहला पेपर शिक्षा के दार्शनिक परिप्रेक्ष्य स्टार्ट करेंगे। इसी के तहत हमारी पहली यूनिट है शिक्षा का क्षेत्र, परिभाषा एवं प्रकृति। सबसे पहले फ्रेंड्स हम शिक्षा का अर्थ को जानेंगे कि शिक्षा का अर्थ क्या है। तो फ्रेंड्स, हमने कल बताया था कि इस पेपर में हम मेनली विचारधाराओं के बारे में जानते हैं, पढ़ते हैं। तो इसी के तहत पहली विचारधारा जो हमारी है वो है पाश्चात्य विचारधारा और दूसरी है प्राच्य विचारधारा। ओके, पाश्चात्य विचारधारा के लोग कौन थे? ये यूरोपीय लोग थे, अंग्रेज लोग थे, जिन्होंने अपनी शिक्षा के अर्थ में विचार दिए। और प्राच्यवादी मेनली भारतीय थे। ये भारतीय विचारधारा है और ये यूरोपीय विचारधारा है। अब यूरोपीय विचारधारा के अंतर्गत हम शिक्षा के अर्थ को समझेंगे। इन्होंने एजुकेशन शब्द दिया, जो कि एजुकेशन किस भाषा का शब्द है? अंग्रेजी भाषा का शब्द है। इसको इन्होंने ई प्लस ड्यूको के रूप में परिभाषित किया। ई का मतलब होता है बाहर और ड्यूको का मतलब होता है पथ प्रदर्शन करना, या इसको कह सकते हैं विकसित करना। ठीक है। इसी के तहत शाब्दिक अर्थ जो हो जाएगा हमारा, शाब्दिक अर्थ वो ये हो जाएगा कि मनुष्य की जो जन्मजात शक्तियाँ होती हैं, मनुष्य की जन्मजात शक्तियों को बाहर निकालना, या कह सकते हैं इसे जन्मजात शक्तियों को विकसित करना। पाश्चात्य विचारधारकों की बात करें तो इसका शाब्दिक अर्थ है कि मनुष्य के अंदर जो अंतर्निहित शक्तियाँ होती हैं उनको विकसित करना, उनको बाहर निकालना। ओके, अब बात करते हैं प्राच्य विचारधारा, जो भारतीय विचारधारा था। उन्होंने क्या बोला? उन्होंने शिक्षा को शिक्ष धातु से जोड़ा, जो कि संस्कृत भाषा का शब्द है और इसका अर्थ होता है सीखना या सिखाना। सीखना या सिखाना। अच्छा, एक चीज़ और कि ये एजुकेशन जो है वो लैटिन भाषा का शब्द एजुशियर और एजुकेयर से बना है। एजुशियर का मतलब होता है बाह पथ प्रदर्शन करना और एजुकेयर का मतलब होता है शिक्षित करना। ठीक है, ये हमने शिक्षा के अर्थ को जाना। ये अलग अलग विचारधाराओं के आधार पर ये अर्थ हैं। अभी इनके क्षेत्र के आधार पर और हम सीखेंगे कि व्यापक क्षेत्र या संकुचित क्षेत्र। तो शिक्षा का संकुचित क्षेत्र, संकुचित अर्थ। ठीक, इसमें मेनली क्या होता है फ्रेंड्स? जो भी शिक्षा निश्चित स्थान पर, निश्चित समय पर, या कहें निश्चित पाठ्यक्रम द्वारा निश्चित व्यक्तियों द्वारा, यहाँ पे व्यक्तियों का मतलब हमारे शिक्षक हो जाएंगे,
ज़रूरी नहीं शिक्षक, जो भी हम जिससे भी कुछ ना कुछ सीखते हैं वो हमारे लिए एज अ शिक्षक ही या एज अ टीचर ही होता है। और निश्चित लोगों को, यहाँ पे निश्चित लोगों से मतलब बालक हैं, ठीक है। निश्चित लोगों को दी जाने वाली शिक्षा, दी जाने वाली शिक्षा, यही हमारा इसका संकुचित अर्थ हो जाता है। और इसके एग्जाम्पल के तौर पे, उदाहरण के तौर पे बोलें तो जो हमारा स्कूल और कॉलेज में जो भी शिक्षा दी जाती है वो हमारी संकुचित अर्थ में शिक्षा होती है, क्योंकि उसमें एक टाइम ड्यूरेशन होती है, उनका एक निश्चित पाठ्यक्रम होता है, पर्टिकुलर टीचर पढ़ाता है हम लोगों को, अलग अलग सब्जेक्ट में एक निश्चित टीचर होता है। तो इस तरह से शिक्षा का हमारा शाब्दिक अर्थ संकुचित अर्थ सीखें। अब बात करते हैं शिक्षा का व्यापक अर्थ। व्यापक का मतलब जितना बड़े से बड़ा हो सकता है हमारा शिक्षा का अर्थ। तो जन्म से लेकर मृत्यु तक हम जो कुछ भी सीखते हैं वो शिक्षा के व्यापक अर्थ के अंतर्गत आता है। या फिर हम कह सकते हैं शिक्षा एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, ठीक है। अच्छा, अभी हम लोगों ने एक पाश्चात्यवादी विचारधारकों के विचारों के आधार पर एक शिक्षा का शाब्दिक अर्थ सीखा था, वो भी यहाँ लिख दे रहे हैं। मनुष्य की जन्मजात शक्तियों को बाहर निकालना या विकसित करना, ठीक है फ्रेंड्स। ये हमने जाना शिक्षा का अर्थ। पहले हमने विचारधाराओं के रूप में जाना, फिर हमने फिर हमने क्षेत्र के बारे में जाना कि संकुचित अर्थ में क्या है, व्यापक अर्थ में क्या है, ठीक है। अब बात करते हैं हम शिक्षा की प्रकृति। शिक्षा की प्रकृति, ये शिक्षा की प्रकृति कैसी है? तो कुछ विद्वानों ने माना कि ये कलात्मक है और कुछ विद्वानों ने माना कि ये विज्ञान है। लेकिन बाद में कंक्लूज़न निकला कि ये ना तो कलात्मक है और ना वैज्ञानिक है, ये कलात्मक और वैज्ञानिक का समन्वय है, कला और विज्ञान का समन्वय है, ठीक है। शिक्षा की प्रकृति कैसी है? कलात्मक व वैज्ञानिक का जोड़, ठीक है। अब बात करते हैं शिक्षा एक प्रक्रिया के रूप में। क्या क्या प्रक्रियाएं हैं देख लेते हैं पॉइंट। एक है शिक्षा जो है वो गतिशील प्रक्रिया है, सामाजिक विकास की प्रक्रिया है, एक सतत विकास की प्रक्रिया है, द्विमुखी प्रक्रिया है और त्रिमुखी प्रक्रिया है। एक प्रक्रिया और है जो लेटेस्ट में चलती है, वो है बहुमुखी प्रक्रिया। बहुमुखी प्रक्रिया, ठीक है। अब तो गतिशील प्रक्रिया में क्या हुआ
कि हम जानते हैं कि गतिशील प्रक्रिया के अंतर्गत शिक्षा जो है वो गतिशील प्रक्रिया है। मतलब हर वक्त हम कुछ ना कुछ सीखते हैं, किसी की बातें सुनकर सीखते हैं, किसी को काम करते हुए देखते हैं तो सीखते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं शिक्षा का सामाजिक विकास की प्रक्रिया। सामाजिक विकास की प्रक्रिया में क्या है कि समाज के आवश्यकताओं के आधार पर ही हम शिक्षा या फिर बोलें पाठ्यक्रम का निर्माण करते हैं। उसी के आधार पर हम शिक्षा में जो भी परिवर्तन आते हैं वो समाज के आधार पाते हैं ताकि समाज का विकास हो सके। जैसे पहले के टाइम पे बहुत सारी समाज में कुरीतियाँ विख्यात थीं, लेकिन शिक्षा के द्वारा हमने उन कुरीतियों को दूर किया। ठीक है, तो इससे क्या हुआ कि समाज का विकास हुआ। अब बात करते हैं सतत विकास। सतत विकास का मतलब होता है निरंतर चलने वाली प्रक्रिया। मतलब शिक्षा एक ऐसी चीज़ है जो कभी रुकती नहीं है, वो निरंतर चलती रहती है। हर वक्त सुबह से लेकर शाम तक या फिर कहें जीवन से लेकर मृत्यु तक हम कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। अगली है द्विमुखी प्रक्रिया। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। द्विमुखी और त्रिमुखी प्रक्रिया बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम में पूछी जाने वाली प्रक्रिया है। इसको दिया था जॉन एडम्स ने, और त्रिमुखी प्रक्रिया दिया था जॉन डीवी ने। ठीक है, अब द्विमुखी प्रक्रिया के अंतर्गत कौन कौन आते हैं? तो शिक्षक और छात्र। इसे द्विमुखी की जगह द्विध्रुवी बोल देते हैं, त्रिध्रुवी बोल देते हैं। तो शिक्षक और छात्र के बीच में जो कॉन्ट्रडिक्शन होता है, शिक्षा मतलब आमने सामने करके जो भी वो सीखते हैं वो हमारी द्विमुखी प्रक्रिया के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब बात करते हैं त्रिमुखी प्रक्रिया की। तो जॉन डीवी ने बोला था कि शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षक की तो भूमिका है, छात्र की भूमिका है और साथ में पाठ्यक्रम की भी भूमिका है। मतलब अगर एक कोई निश्चित पाठ्यक्रम होगा तो पढ़ाने में आसानी होगी और एक लक्ष्य उद्देश्य को पाने के लिए हम शिक्षा को ग्रहण करेंगे और उद्देश्य को पा सकेंगे, लक्ष्यों को पा सकेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं बहुमुखी प्रक्रिया। ये वर्तमान समय में सबसे ज़्यादा प्रयोग में लाई जाती है। जैसे यहाँ पे शिक्षक, छात्र और पाठ्यक्रम की बात कही है, लेकिन बहुमुखी प्रक्रिया में सिर्फ बच्चा पाठ्यक्रम का मतलब क्या होता है? स्कूल में भी जो भी बुक्स वगैरह होती हैं, अब तो कैरिकुलम भी ऐड कर दिया है, उन सभी को पाठ्यक्रम के अंतर्गत लाया गया। लेकिन क्या बालक सिर्फ कैरिकुलम और सिलेबस से ही पढ़ते हैं? नहीं, वो वातावरण से, हमारे समाज से भी कुछ ना कुछ सीखते हैं। तो जहाँ से भी सीखते हैं वो सारा का सारा हमारा इसके अंतर्गत आ जाता है, बहुमुखी प्रक्रिया के अंतर्गत। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे सोर्स होते हैं सीखने के। ओके फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं शिक्षा के प्रकार की। शिक्षा के प्रकार, शिक्षा के बहुत सारे प्रकार हैं। देखिए, पहले औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, प्रत्यक्ष शिक्षा, अप्रत्यक्ष शिक्षा, और वैयक्तिक शिक्षा, सामूहिक शिक्षा और सामान्य शिक्षा, विशिष्ट शिक्षा। चलिए इन्हें एक एक करके जान लेते हैं। औपचारिक शिक्षा के अंतर्गत क्या आता है? सिंपल बता दें, जो भी हम लोग स्कूल
और कॉलेज में जो भी सीखते हैं वो हमारी औपचारिक शिक्षा हो जाती है। जैसे उसका एक निश्चित समय, अभी जैसे बताया था कि वो एक निश्चित स्थान पर, निश्चित समय में, निश्चित व्यक्तियों द्वारा, निश्चित पाठ्यक्रम द्वारा जो भी निश्चित लोगों को पढ़ाया जाता है वो हमारी औपचारिक शिक्षा होती है। ठीक है, अब देखिए इसको कुछ इसके पॉइंट्स हैं। जैसे ये इसका समय निर्धारण होता है। ठीक है, समय निर्धारित होता है औपचारिक शिक्षा का। लेकिन अनौपचारिक की बात करें तो इसका समय निश्चित नहीं होता। ये किसी भी टाइम पे हम कहीं से भी, वातावरण या समाज, कोई स्थान भी विशेष निश्चित नहीं होता, तो कहीं से भी हम सीख सकते हैं। औपचारिक शिक्षा को देने के लिए योजना बनानी पड़ती है। ठीक है, कि हाँ भाई हमको कैसे क्लास को चलाना है, कैसे क्लास में बच्चों को पढ़ाना है। ठीक है, लेकिन अनौपचारिक शिक्षा में ऐसा कुछ नहीं होता, वो जब भी मन आता है तब कैसे भी हम सीख सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं प्रत्यक्ष शिक्षा की। प्रत्यक्ष शिक्षा में शिक्षक और छात्र आमने सामने इंटरेक्ट करते हैं। प्रत्यक्ष मतलब जो सामने हो। ठीक है, आमने सामने, आमने सामने। ठीक है, जो बच्चे मतलब शिक्षक और छात्र जो है आमने सामने बैठकर पढ़ाई करते हैं वो हमारी प्रत्यक्ष शिक्षा हो गई। अब बात करते हैं अप्रत्यक्ष शिक्षा में। तो अप्रत्यक्ष शिक्षा में बाल केंद्रित शिक्षा आ जाती है। बाल केंद्रित शिक्षा में बालक का स्थान प्रमुख होता है। कुछ बात करें तो अलग अलग टर्म हैं, जैसे बाल केंद्रित शिक्षा हो गया, शिक्षक केंद्रित शिक्षा हो गया और पाठ्य केंद्रित शिक्षा हो गया, पाठ्यक्रम केंद्रित। ठीक है, तो जिसमें भी जैसे बाल केंद्रित दिया है वहाँ पे बालक को फोकस किया जाता है, मतलब बालक को प्रमुख माना जाता है, बाकी सारी चीज़ें गौण है। ठीक है, वो प्रमुख नहीं है। और बात करें तो शिक्षक केंद्रित शिक्षा में वहाँ पे शिक्षक प्रमुख होता है, वहाँ स्टूडेंट को इतनी प्रायोरिटी नहीं दी जाती। और पाठ्यक्रम की बात करें तो वहाँ पे पाठ्यक्रम को ज़्यादा महत्व दिया जाता है, ना कि शिक्षक को और ना ही बालक को। ठीक है, तो ये जो शिक्षा है ये बाल केंद्रित शिक्षा है। इसमें बालक क्या करता है, यहाँ पे बालक जो है स्वतंत्र रूप से सीखता है। बालक क्या करता है, स्वतंत्र रूप से सीखता है। ठीक है, लेकिन शिक्षक क्या है, यहाँ पे शिक्षक जो है वो शिक्षक पथ प्रदर्शक के रूप में, पथ प्रदर्शक के रूप में, पथ प्रदर्शक के रूप में शिक्षक क्या करता है, भूमिका निभाता है। ठीक है, और बात करें तो व्यक्तिगत शिक्षा की। व्यक्तिगत शिक्षा में क्या होता है, जैसे हम लोग होम ट्यूशन देते हैं, होम ट्यूशन, तो किसी एक पर्टिकुलर बच्चे को हम लोग पढ़ाते हैं। ठीक है, तो वो हमारी व्यक्तिगत शिक्षा हो गई, मतलब किसी एक पर्टिकुलर बच्चे को शिक्षा देना। लेकिन अगर वहीं हम बात करें बहुत सारे बच्चों को इकट्ठा करके हम लोग शिक्षा दें, जैसे कि क्लासरूम हो गया और ट्यूशन वगैरह हो गई, तो इसमें हम लोग सामूहिक रूप से जब शिक्षा बालकों को शिक्षा देते हैं वो हमारी सामूहिक शिक्षा हो गई। यहाँ हम एग्जाम्पल के तौर पर लिख सकते हैं क्लासरूम टीचिंग। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है, अब बात करते हैं सामान्य शिक्षा की। तो सामान्य शिक्षा क्या होती है, जो सामान्य स्कूलों में दी जाती है। ठीक है, सामान्य स्कूल में जैसे हम लोग जो सब्जेक्ट पढ़ते हैं ना हाई स्कूल तक के, हिंदी, इंग्लिश, सोशल साइंस, मैथ, ये सारे के सारे सामान्य शिक्षा के अंतर्गत आ जाते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि जो भी हम जीवन यापन के लिए और जीवन की मूलभूत चीज़ों को सीखते हैं वो हम लोग इस शिक्षा के अंतर्गत क्या नाम है, पढ़ते हैं। अब बात करते हैं विशिष्ट शिक्षा। तो विशिष्ट शिक्षा क्या होती है, तो जैसे मेडिकल कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज इसमें स्पेशली हम
बायोलॉजी पढ़ाई जाती है। बायोलॉजी की भी बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं, अलग अलग चीज़ें अलग अलग, जैसे हड्डी के डॉक्टर अलग, दिल के मरीज़ अलग, और स्किन के डॉक्टर अलग। तो वो हर एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पढ़ते हैं, है ना। कोई वो लोग फिर हिंदी इंग्लिश और मैथ तो पढ़ते नहीं, वो एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पढ़ते हैं, वो हमारी विशिष्ट शिक्षा के अंतर्गत आ जाता है। जैसे बात करें तो बीएड, जैसे आप लोग बीएड पढ़ते हैं, पीआरटी लेवल पे बीटीसी है और जिसको डीएलएड बोलने लगे हैं। तो बीएड में हम लोग क्या करते हैं, बच्चे की मेंटेलिटी को समझने की कोशिश करते हैं, उसको पढ़ाने के तरीक़ों को समझने की कोशिश करते हैं। तो एक टर्म होता है सीडीपी, चाइल्ड डेवलपमेंट साइकोलॉजी, सीडीपी, या फिर पेडागोजी जो हमने बताया था, पेडागोजी सीखते हैं। तो ये कुछ टर्म हैं। जैसे इंजीनियर कॉलेज में क्या होता है, तो इंजीनियर कॉलेज में मेनली कंप्यूटर और मैथ्स की पढ़ाई कराई जाती है। तो ये विशिष्ट शिक्षा हो गई, मतलब किसी एक क्षेत्र विशेष में दी जाने वाली जो शिक्षा है वो हमारी विशिष्ट शिक्षा हो गई। ठीक है, तो आज हम लोगों ने कुछ टॉपिक पढ़े और आई होप अच्छा लगा होगा आपको, और अगर अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि नोटिफिकेशन आता रहे कंटिन्यू वीडियो की। तो थैंक यू, अगली क्लास में मिलते हैं।